नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज की अपराध की घटना बताने से पहले एक सूचना में फिर से अपने किस्सा गोई परिवार के भोपाल या मध्य प्रदेश के रहने वाले अपने सुधी श्रोताओं से को बता दूं कि मैं 23 और 24 को फिर भोपाल में रहूँगा। मैंने ये बात जो ऑपरेशन बजूका पुस्तक के प्रकाशक हैं, सृष्टि प्रकाशन वाले, वो बुक साइनिंग के लिए ये डेट लखनऊ के लिए रख रहे थे। मैंने कहा मैं रहूँगा नहीं, मुझे 23 और 24 को मैं भोपाल में रहूँगा। तो उन्होंने कहा साहब हम लोग वहाँ ऑर्गेनाइज कर देते हैं, आप भोपाल में ही ये बुक साइनिंग सेरेमनी करा दीजिए। वहाँ पर एक बड़ा बुक स्टोर है, क्रॉसवर्ड नोन है ये, जिसको कहते हैं जैसे AH व्हीलर्स टाइप का। क्रॉसवर्ड के सभी जगह शोरूम, सभी जगह बुक स्टोर्स हैं सारे बड़े शहरों में। DB मॉल MP नगर में ये क्रॉसवर्ड है। उन्होंने रखा है 23 सितंबर को शाम को 6 बजे ऑपरेशन बजूका की बुक साइनिंग। ये सब इन्हीं लोगों का जो प्रकाशक होते हैं, ये सब उनके ही कार्यक्रम होते हैं। वो अपनी पुस्तक के प्रचार प्रसार के लिए इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। पिछली बार भोपाल में रहने के दरमियान मुझे अपने किस्सा गोई परिवार के कुछ सदस्यों से मिलने का मौका मिला था। मुझे जो खुशी हुई थी, मैंने आपको बताया भी था उस दिन, उसको व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। कुछ लोग रह गए जिन्होंने फ़ोन से बात की, नहीं आ पाए। कुछ लोग भोपाल से थोड़ा दूर 30-40 किलोमीटर दूर के थे। उन्होंने ये कहा कि साहब हमें एक दिन पहले बताइएगा, लेकिन मैं खुद अपने समय के बारे में कंफर्म नहीं था, इसलिए उनको बता नहीं पाया था। तो आज मैं बहुत एडवांस में, बहुत पहले ही आपको बता रहा हूँ कि 23 सितंबर को शाम को 6 बजे क्रॉसवर्ड DB मॉल MP नगर भोपाल में रहूँगा। वो जो प्रकाशक हैं और ये जो बुक स्टॉल के ओनर हैं, इन लोगों के जॉइंट वेंचर से वहाँ जो किताबें लोग लेंगे, वहाँ उस पर साइन करने की बात मुझसे बताई गई है। प्रकाशक ने बताया है कि आप वहाँ रहिएगा, घंटे 2 घंटे रुकिएगा। जो लोग किताब, जो सूचना पे आएंगे किताब लेने के लिए, उनकी किताबों पे आपको अपने हस्ताक्षर देने हैं। तो मैं अपने सुधी श्रोताओं से फिर एक बार निवेदन करूँगा कि एक तो मुलाकात हो जाए, जैसे पिछली बार कैथवास साहब और उनके साथी जो मोदी थे उनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात हुई। तो इस बार ये मुलाकात वहीं हो जाए, क्रॉसवर्ड में। तो और जो लोग नहीं आ पाए थे, इस बार मैंने ये पता भी बता दिया, समय भी बता दिया, तिथि भी बता दी। ये लोग वहीं आ जाएंगे तो अपने पूरे किस्सा गोई परिवार से जो भोपाल या उसके आसपास रह रहा है, वो उससे हम मिल भी लेंगे। अपने परिवार को बढ़ता हुआ, फलता फूलता हुआ देख के जैसे हर एक को खुशी होती है, मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। तो ये एक सूचना थी जो सृष्टि पब्लिकेशन ने इसके संबंध में जो पोस्टर सा जारी किया है, वो अभी मैं कम्युनिटी पे डाल दूँगा। और अपने मित्रों को, किस्सा गोई परिवार के और सदस्य जो जिनको ये सूचना न मिल पाए, आप लोग अपने स्तर से सूचना दे दीजिएगा। मेरा पर्पज़, आप किताब लें न लें ये आपकी मर्ज़ी है, मेरा पर्पज़ है अपने किस्सा गोई परिवार के सदस्यों से मिलना। और धीरे धीरे ये सभी जगह के लिए, सभी शहरों के लिए, जहाँ कहीं भी मेरा जाना होगा, मैं वहाँ अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की भरपूर कोशिश करूँगा। आज का वाक़या है बिहार से। तारीख थी 17 जनवरी 2023। बिहार की राजधानी पटना में शाम के करीब 6:30 बजे या 7 बजे एक सूचना पटना पुलिस को आई कि एक घर में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है जिसे गोली लगी है। सूचना देने वाले मृतक के मित्र मयंक सिंह थे। मयंक सिंह ने बताया कि मुझे सुबह से ही इनसे बात करनी थी, मिलने के लिए आना था, पहले से टाइम फिक्स था। बार बार फ़ोन करने के बाद भी
ये फ़ोन नहीं उठा रहे थे। मैं कौतूहलवश इनके जहाँ ये रहते थे उस घर में आ गया। दरवाज़ा भिड़ा हुआ था, दरवाज़ा खोल के भीतर गया, देखा इनकी लाश पड़ी हुई है। पुलिस, अच्छा ये दोनों ही ऑनलाइन जो सट्टेबाजी होती है उसके बड़े खिलाड़ी थे। मृतक बड़ा खिलाड़ी था और जो जिन्होंने सूचना दी वो भी इसी ट्रेड में इनके संगी साथी रहे होंगे, इसीलिए मिलना भी चाहते थे। एसएसपी पटना मानवजीत सिंह ढिल्लों वो भी गए। ये समझ में नहीं आ रहा था। घर वालों को ये पता लगा कि साहब हमें भी मयंक सिंह ने ही बताया, तब हम लोग आए और हमने देखा कि इनकी हत्या हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती थी कि ये हत्या सुबह 9 से 10 के बीच में हुई है, यानी लगभग 9 घंटे बाद पुलिस को इसकी इत्तला मिली। पहले तो पुलिस इसी बात को लेकर सशंकित हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि घर का इतना इम्पॉर्टेंट फैमिली मेंबर, उसकी हत्या हो जाए और 9 घंटे बाद पता लगे। उसके पास फ़ोन रहता है और जहां उसकी हत्या हुई वहां से बहुत थोड़ी दूर पर ही इसका मूल आवास था, जहां इसका परिवार रहता था। एसएसपी पटना ने बताया कि सबसे पहले इसी बात पर शंका हुई कि घर, बड़ा घर और अच्छा घर मौजूद है, परिवार सब वहाँ रहता है, ये इस जगह किराए के मकान में क्यों रहता है। मकान भी बड़ा था, अच्छा था, जो किराए का था। ये बताया कि साहब ये 2-3 साल से यहीं पर किराए पर रहता है। और ये भी बताया गया कि अपने काम का ज़्यादातर समय वो इसी मकान पर बिताया करता है। मिलने जुलने वाले भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। इस बात का कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाया कि आखिरकार घर से बहुत थोड़ी दूर पर एक अलग मकान लेकर मृतक को रहने की क्या आवश्यकता पड़ गई। मृतक का नाम सन्नी था। कोई ये नहीं बता पा रहा था कि आखिरकार सन्नी को यहाँ पर क्या ज़रूरत है आकर रहने की। बहरहाल पुलिस जब इसी काम पर लगी रही तो उसने खोद के ये निकाला कि ये ऑनलाइन सट्टे का बड़ा कारोबारी है। घर में लोगों को न पता लगे, आने जाने वालों को न पता लगे, रिश्तेदारों को न पता लगे, इसलिए वो इस घर से ये पूरा ऑनलाइन सट्टे का काम ऑर्गेनाइज करता था। मिलने जुलने वाले, पैसा लेने वाले, देने वाले सब दिन भर वहाँ पर आसपास मंडराया करते थे। पुलिस के पास फिर सूचना हुई कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ। धंधे में है तो धंधे में कुछ न कुछ ऊंच नीच रही होगी, तभी इसकी हत्या हुई। पुलिस ने कॉल डिटेल खंगालने शुरू की और कॉल डिटेल खंगालते खंगालते ये पता लगा कि अंतिम कॉल सन्नी के पार्टनर हैप्पी उर्फ प्रद्युम्न सिंह की है और उससे पुलिस ने बातचीत की, पुलिस ने पूछताछ की। वो अपनी एक गढ़ी गढ़ाई कहानी बताता रहा। सब मैं इतने बजे यहाँ था, उतने बजे वहाँ था, उतने बजे वहाँ था, वहाँ से आया और फिर शाम को मिलने का तय हुआ था और फिर शाम को जब मैं मिलने पहुँचा तो पहले ही पुलिस आ गई थी। मुझे पता लगा कि सन्नी सिंह को किसी ने गोली मार दी है। फिर पुलिस ने उसकी लोकेशन जो जो उसने अपने किस्से कहानी में बताई थी, सीडीआर से उसको वेरीफाई करना शुरू किया। वेरीफाई करते करते पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि इसने अपने आप को जहां जहां होना बताया उनमें से आधी जगहों पर इसकी लोकेशन नहीं मिली थी, बल्कि सुबह सुबह करीब 9, साढ़े 9 बजे इसकी लोकेशन उसी जगह मिली जहां इसकी हत्या हुई थी। पुलिस को थोड़ा समय जरूर लगा और करीब 10 दिन बाद, घटना के 10 दिन बाद, जब पुलिस मुतमईन हो गई, पुलिस को भरोसा हो गया कि यही आदमी है जिसके पेट में कुछ है और जिससे कुछ निकाला जा सकता है, तब हैप्पी को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। काफ़ी देर तक ये अपनी वही कहानी बताता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब
सांस्कृतिक कार्यक्रम पुलिस ने शुरू किया तो बहुत जल्दी ही ये अपनी औकात पर आ गया और तोते की तरह सब बातें बताने लगा। उसने बताया कि हम लोगों के ऊपर जो हम ऑनलाइन सट्टा खिलाते थे, पब्लिक में पैसा बढ़ते बढ़ते जिन्हें देना था लगभग 15 लाख रुपए हो गए थे। धीरे धीरे करके इस पैसे की वसूली हैप्पी से ही कराता था सनी। उसने भी कैलकुलेट किया क्योंकि उसको पता था कि इनके यहाँ से 5,000, इनके यहाँ से 10,000, इनके यहाँ से 50,000 लेना है। फ़ोन पर वो कहते हैं हाँ भाई कल भेज देना, आज नहीं है परसों भेज देना। बहरहाल वो उसको जानकारी थी कि 15 लाख रुपए हमें बाजार से उठाने हैं अपने हिस्से के, जाना हमें ही है। कुछ उसके ऊपर कर्जा भी था। इस बीच में जनवरी फरवरी मार्च के महीने में कुछ धंधा भी मंदा था। इसने दिमाग लगाया अगर सनी सिंह को रास्ते से हटा दिया जाए तो ये सारा पैसा मेरा होगा। 15 लाख रुपए पूरे के पूरे मेरे होंगे। हमारा जो भी 2-4 लाख रुपए उधार है वो भी पूरा हो जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। हम नए सिरे से इसको अपने घर से ऑपरेट करने लगेंगे। लालच है, उसके मन में लालच आ गई। उसने फौरन 2 शूटर्स जो बिहार शरीफ के राजा कुआं के रहने वाले थे, प्रोफेशनल शूटर्स, जिनमें से एक का नाम संत सिंह और दूसरे का राजेश सिंह था, उससे संपर्क किया। इन दोनों ने अपनी इस काम की कीमत भी तुरंत बता दी कि हमें इस काम के लिए 2 लाख रुपए चाहिए और असलहा खरीदने के लिए अलग से 50,000 रुपये चाहिए। इससे कम में हम कोई काम करने वाले नहीं हैं। बहरहाल हैप्पी ने उनको पहले 40,000 रुपये दिए असलहा खरीदने के और 50,000 रुपये उसको इस काम के एडवांस में दे दिए और ये कहा कि जैसे ही काम होगा ये 50,000 हम तुम्हें तुरंत दे देंगे, बाकी के 1.5 लाख हम तुम्हें तुरंत दे देंगे। तो 2 लाख की सुपारी हैप्पी ने अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर सनी के लिए 2 शूटर्स को दे दी जो बिहार शरीफ के रहने वाले थे। सोलह जनवरी को ये दोनों शूटर्स पटना पहुंच गए और 16 जनवरी को ही सवेरे इन्होंने पटना से 2 असलहे खरीदे, उनको चेक किया, टेस्ट किया और वहाँ पहुँच गए। लेकिन सनी के कमरे में लेन देन करने वाले काफ़ी लड़के मौजूद थे, इसलिए वहाँ दांव इनको नहीं लगा। 2-3 घंटे चक्कर काटने के बाद इन्होंने हैप्पी को बताया कि आज ज़्यादा लोग थे और काम गड़बड़ होने की संभावना ज़्यादा थी, इसलिए आज काम नहीं हो पाया। तब हैप्पी ने सनी से कहा कि सुबह 9 बजे अकेले आना, कुछ ज़रूरी बात करनी है पैसे के लेन देन की। जिन लोगों के पास पैसा हमारा है, कौन नहीं दे रहा है, कौन दे रहा है, सबके सामने ये बात करनी ठीक नहीं, तुम अकेले आ जाना। हुआ भी अपने उस घर में, किराए के उस मकान पर सनी सिंह सुबह 9 बजे आ गया और हैप्पी अपने दोनों शूटर्स के साथ उसके पास पहुंच गया। कुछ इस तरह की उल्टी सीधी बात भी अपना शुरू की कि इसके पास इतना पैसा है, इसमें ऐसा किया है, इसमें वैसा किया है। बातचीत चल रही थी, इसी बीच में एक शूटर उठकर सिगरेट पीने के बहाने बाथरूम गया। वहाँ उसने हथियार निकाला, उसको सेट किया और अपनी कैप उतार कर उस पर 4 बार उस पर लपेट कर पिस्टल में उसके जो स्लाइडिंग जो पार्ट होता है आगे, उसको छोड़ के उसको नाल के आसपास
अच्छे से, जैसे प्रोफेशनल शूटर करते हैं, उसको 4 लेयर में बांध दिया ताकि गोली चलने की आवाज़ बाहर न जाए। ये भी तरीका देखिए, बड़ा रेयर तरीका है, रिस्क बहुत है। चाल वाले पुर्जे अगर उस कपड़े में फंस जाएंगे तो वार बेकार जाएगा और सामने वाले को तुरंत पता लग जाएगा कि गोली चला रहा था। लेकिन फिर भी बाथरूम में उन्होंने असलहा निकाल के और 4 लेयर में मंकी कैप को, चूँकि जनवरी की बात थी, जाड़ा बहुत था, मंकी कैप को 4 लेयर में बांध दिया। इसके बाद जो दूसरा वाला लड़का था, राजेश सिंह, संत सिंह भीतर गया था, राजेश सिंह बाहर वहीं बातचीत कर रहा था और उसको बातों में उलझाए रखा। इतनी देर में संत सिंह भीतर से पिस्टल के ऊपर वो मंकी कैप 4 बार लपेटे हुए दबे पांव आया और सटा कर सिर में गोली मार दी। सनी वहीं लुढ़क गया। हैप्पी, संत सिंह और राजेश सिंह, ये तीनों ही वहां से फरार हो गए। मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया उसका। 9:30 बजे की घटना। जिसने भी मिलाया होगा मोबाइल स्विच ऑफ मिला होगा उसे, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि कहाँ गया है, क्योंकि इलीगल काम करते थे ये। नंबर 2 का नाजायज धंधा था इनका, इसलिए किसी ने बहुत पीछे पड़ने की जरूरत नहीं समझी। मयंक सिंह को चूंकि काम था, कुछ पैसा लेना या देना था, उसी दिन का समय था। बहुत बार फ़ोन करने के बाद जब स्विच ऑफ मिला तो वो घर पहुंच गया और तब ये बात खुली और वो पता लगा कि उसका मर्डर हो गया है। पुलिस ने फौरन इसके बताए हुए उन दोनों आदमियों के बारे में बिहार शरीफ में रेड की। दोनों प्रोफेशनल अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एडवांस में दी गई रकम 50,000 रुपये पूरी की पूरी बरामद हो गई। पिस्टल दोनों जो खरीदी गई थी वो बरामद हो गई। पिस्टल जहाँ से खरीदी थी वो पकड़ कर आ गया और सारे लोग अरेस्ट करके जेल भेजे गए। आज की घटना देखिए, 2 दोस्त थे और दोनों पार्टनर थे। काहे के थे? काले धंधे के थे, इलीगल ऑनलाइन सट्टे के थे। दोनों इंजॉय कर रहे थे प्रॉफिट को। अचानक धंधे में लॉस आया और एक पार्टनर की नीयत खराब हो गई। लंबे समय से धंधा करते रहने वाले 2 पार्टनर्स में से एक ने अपने पार्टनर को मरवाने के लिए प्रोफेशनल शूटर्स का सहारा लिया। कारण सिर्फ पैसा, पैसे के सिवा दूसरा कोई कारण नहीं था, और उसे मार दिया। देखिए, जो काले धंधे में, गलत धंधे में, इलीगल ट्रेड में, जिसको हम कहते हैं कि धंधा है पर गंदा है, इस तरह के किसी धंधे में पैसा मुख्य कारण होता है। 2 पार्टनर हो, 4 हो, 8 हो, सबको अपना अपना हिस्सा मिलना है। और जब इस तरह के काम में घाटा आता है तो जो मेन पार्टनर है उसके अलावा जो बाकी पार्टनर हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि लॉस भी हम लोग बराबर सहन करेंगे। 10 तरह के बहाने बताएंगे कि हमें भाई लॉस से हमसे मतलब नहीं, हमको प्रॉफिट चाहिए। आराम से बताएंगे, टेढ़े होके बताएंगे, जो भी बताएंगे, और फिर उसी पैसे के लिए आपस में दुश्मनी होगी। जितनी पार्टनरशिप में हत्याएं हुई हैं सब ऐसे समय में हुई हैं जब या तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया और प्रॉफिट के डिवीज़न में दिक्कत हो गई। एक ने कहा साहब
काम सब मैं करता हूँ, करार ये था कि आपको हम 40% देंगे, लेकिन अब हम आपको 30% देंगे। फिर बात ये आएगी कि करार जो हुआ था उसको फॉलो किया जाए, ये नई बात कहाँ से आ गई। या फिर 90% केसेस में गलत धंधे में पड़े हुए लोग, जब भी बाजार का स्लो डाउन होता है या उनके व्यवसाय का स्लो डाउन होता है, धंधे की मंदी हो जाती है, तो उसी में ये हत्याएं पार्टनर्स की हुई हैं। आप भी अपने अगल बगल नज़र दौड़ा के देख लें। इसलिए मैं तो ये नहीं कहता कि गंदे धंधे वाले या काले धंधे वाले लोग इसका ध्यान रखें। हम कहते हैं किसी भी धंधे में आपका बिल्कुल प्रॉपर सही ट्रेड है, सारे टैक्सेस आप देते हैं और जो भी और सरकारी नियम कानून है उनका पालन करते हैं। लेकिन अगर व्यवसाय में घाटा होना शुरू हुआ है तो आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि सभी पार्टनर्स इस घाटे को, इस कमी को सहने को तैयार नहीं होंगे। कोई कमज़ोर है वो चुपचाप मान लेगा कि हाँ साहब घाटा भी हमारे हिस्से में डालिए। लेकिन अगर पार्टनर्स बराबर बराबर के हैं तो आप ये मान के चलिए, धंधा जैसे ही मंदा होगा, महीने 2 महीने के भीतर बंदर बांट पर झगड़ा होगा और किसी न किसी की जान जाएगी। इसलिए ऐसे व्यवसाय में, मान लिया आपका नंबर 1 का व्यवसाय है, तब भी, और अगर किसी का नंबर 2 का गलत व्यवसाय है तब भी, घाटे के समय, लॉस के समय, मंदी के समय, जब आपका व्यापार मंदित हो रहा हो, बंद हो रहा हो, कम हो रहा हो, प्रॉफिट कम हो रहा हो, बाजार में उधार बढ़ रहा हो, तब आपको सावधान रहना चाहिए, हर हाल में सावधान रहना चाहिए, वरना ऐसी दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।